नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह कवि आपके अपने YouTube चैनल DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइएगा, जिस प्रकार अपन मेवाड़ के इतिहास में हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर रहे थे, उसी सूची में अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। जिस प्रकार हमने राणा मोकल तक की जानकारियां प्राप्त कर ली थी, आइएगा और आज चलते हैं महाराणा कुंभा की ओर। और महाराणा कुंभा का मेवाड़ पर जो राजकीय काल रहता है वो 1433 से 1438 तक, 1433 से लेकर 1438 तक मेवाड़ के शासक रहे महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा को जिन जिन उपनामों से जाना जाता है, जिन जिन उपाधियों से विभूषित किया गया है, जिन जिन विरुद्धों से उन्हें जाना जाता है, वे हैं अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, सेल गुरु, चाप गुरु, राणे राय, महाराजा धीराज, हाल गुरु, दान गुरु, परम गुरु और राजगुरु। आइएगा एक एक नाम की अपन चर्चा करते हैं। जैसे पहला इनका विरुद्ध है अभिनव भट्टाचार्य। नाट्य शास्त्र की रचना की भरत मुनि ने, और कहते भी हैं काव्य सुनाट्यम रम्यम। काव्य में अगर सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर कोई रूप है वो है नाट्य या नाटक। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना के साथ ही कई नाटक भी लिखे और नाटक के कई आयाम उन्होंने स्थापित किए। उन्हीं आयामों के आधार पर महाराणा कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की। और आज भी उदयपुर में जो राजकीय नाट्यशाला है उसका नाम भी महाराणा कुंभा के ऊपर किया गया। तो इस कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। जिस प्रकार भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो काम किया वही महाराणा कुंभा ने किया। हिंदू सुरतान या हिंदू सुरत्राण, हिंदू देवताओं का उद्धारक, सेल गुरु, पर्वतों का राजा, चाप गुरु, धनुष विद्या में निष्णात, राणे राय, मेवाड़ के करीब करीब शासकों को जानते हैं, वह राणा जो राय रहा, महाराजा धीराज, ऐसा शासक जिसके अधीन कई राजा हों उसे महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता है। राणे राय, महाराजा धीराज एक ही बात है। हाल गुरु, स्थितियों को समझने वाला, स्थितियों के अनुसार स्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाला। दान गुरु, दान देने में माहिर। परम गुरु और राजगुरु अपने आप में स्पष्ट हैं। अब महाराणा कुंभा 1433 में जैसे मेवाड़ के शासक बनते, उनके सामने सबसे पहली समस्या थी पिता के हत्यारों का बदला लेना। राजस्थानी परंपरा रही है, उसे कपूत ही माना जाता है जो अपने पूर्वजों की जो ख्याति होती है उसको आगे नहीं बढ़ाए। अगर पूर्वजों के समय अपने पूर्वजों के कोई गड़बड़ियां रही, उन गड़बड़ियों को सुधारने का भी काम उनके वंशजों का होता है। अब पिता के हत्यारों का बदला लेना राजस्थानी परंपराओं में महत्वपूर्ण है। पिता के हत्यारों का बदला लेना, और पिता की हत्या करने वाले अपने पहले वीडियो में जान चुके चाचा और मेरा और महपा पवार के भड़काने पर उन्होंने हत्या की। अब यहां महत्वपूर्ण एक बात आती है कि मोकल का मामा रणमल, भले ही अपन इतिहास में उसको किसी भी कैसे भी कहें, लेकिन रणमल का मेवाड़ के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर लाखा के बाद रणमल मेवाड़ की स्थितियां नहीं संभालते तो मेवाड़ कुंभा की जो विरासत कुंभा ने खड़ी की उसका आधार स्तंभ देखा जाए तो रणमल राठौड़ ही था। देखते हैं, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो मारवाड़ के शासक थे चूंडा ने इनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया। कान्हा था, कान्हा के बाद साता मंडोर पर शासन कर रहा। उस समय मेवाड़ में पूरा प्राबल्य, पूरा बोलबाला अगर किसी का था रणमल राठौड़ का। और रणमल राठौड़ ने इस मौके का फायदा उठाया और मेवाड़ की सेना लेकर के साता को पराजित करता है। पराजित करने के बाद वह मंडोर पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार सीधे सीधे मंडोर रणमल के अधिकार में आ गया और रणमल मंडोर रह करके राजपाट करता है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों चाचा और मेरा महपा पवार के भड़काने पर मोकल की हत्या कर देते हैं। और मोकल जिसको गोद में खिलाया था उसका पूरी देख रेख रणमल ने की थी। रणमल से यह है बात बर्दाश्त नहीं हुई और अपने चहेते भांजे की हत्या का बदला लेने के लिए रणमल अपनी पगड़ी को खोल के फेंक देता है और एक साधारण पोतिया बांधकर मेवाड़ में आ जाता है। मेवाड़ में भीलों की सहायता से एक सेना का संगठन करता है। हालांकि इसमें कुंभा का ही माना जाएगा, कुंभा का पूरा सहयोग था। कुंभा के राजकाज में हो रहा है तो कुंभा की ही मानी जाएगी। रणमल राठौड़ ने पाई के पहाड़ों में चाचा, मेरा और महपा पवार को घेरा और घेर करके घमासान जो युद्ध हुआ इसमें चाचा भी मारा गया, मेरा भी मारा गया, लेकिन महपा पवार बचा और एक बचा चाचा का पुत्र एच का। ये चाचा का पुत्र एच का और महपा पवार दोनों प्राण बचाने के लिए भागे मांडू की तरफ और ये पहुंचे सीधे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के शरण में। महमूद खिलजी ने इनको शरण दी। अब कुंभा के पास एक और मौका, इधर गुजरात, इधर मालवा, इनको भी विजित करना बहुत जरूरी था, इनका भी प्रभाव खत्म करना था।
कुंभा को बहुत शानदार मौका मिल गया इस समय मालवा पर आक्रमण करने का, क्योंकि उसके विद्रोहियों को उसने शरण दी थी। कुंभा ने पत्र लिखा कि एचका और मेहपा पंवार हमें सौंप दिए जाए, लेकिन खिलजी ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। तो कुंभा एक विशाल सेना लेकर मालवा पर आक्रमण करता है और 1437 में युद्ध होता है सारंगपुर का। 1437 में कुंभा ने युद्ध उस पर आक्रमण किया, आपस में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की हार हुई। और ना केवल हार हुई, इससे कुंभा ने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर 6 माह कैद में रखा। 6 माह कैद में रखा महमूद खिलजी को, लेकिन बाद में इसको सह समान वापस भी छोड़ दिया। ये जो हमेशा हिंदू राजा करते रहे वही गलती इसने की और इसको छोड़ दिया। याद रखना, जो महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच युद्ध हुआ, ये 1437 में हुआ था। इस युद्ध को सारंगपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है और सारंगपुर जिस जगह पर है वो जगह है गुजरात में। ये युद्ध गुजरात में हुआ था। तो सारंगपुर युद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच होता है, 1437 में होता है। सारंगपुर नामक स्थान पर होता है जो गुजरात में है। और इसी विजय के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बड़ा महत्वपूर्ण है, महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के बाद ही चित्तौड़गढ़ किले में कीर्ति स्तंभ का, माफी चाहता हूं, विजय स्तंभ का निर्माण कराया। आगे की जानकारी अपन और जान। हाँ तो मित्रों, सारंगपुर के युद्ध के बाद जिसमें महाराणा कुंभा की विजय होती है और महाराणा कुंभा इस विजय के बाद जो मालवा के जो सुल्तान थे उनको 6 महीने तक अपनी कैद में रखा, लेकिन बाद में अपने उदार मना का होने का परिचय देते हुए उसे सहसमान विजित वापस रवाना कर दिया। इस सारंगपुर युद्ध होने की जैसे ही घोषणा हुई और जो मांडू के शरण में बैठे थे मेवाड़ के जो चूंडा का छोटा भाई अज्जा, जो एच का चाचा का बेटा और महपा पंवार, इनको जैसे ही पता चला कि इनके बीच में, मांडू के बीच में और मेवाड़ के बीच युद्ध होना है, इनका मातृभूमि का प्रेम जगा और ये भाग के सीधे कुंभा के पास आए। कुंभा ने सह सम्मान चूंडा और अज्जा को उच्च पदों पर आसीन किया। ये तो काफी दिनों से इसका इंतजार भी कर रहा था। और इधर एचका और महपा पंवार जब शरण में आ गए अपने मातृभूमि के लिए, तो कुंभा ने इनको दोनों को भी माफ किया। माफ करने के बाद इनको भी छोटे मोटे पदों पर रख लिया, लेकिन चूंडा और अज्जा का मेवाड़ में सर्वाधिक सम्मान हो गया। अब मेवाड़ के सबसे सम्मानित अगर कोई सभासद है तो वो चूंडा और अज्जा है। इस युद्ध के बाद महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए और हर बार हारा। इधर नागौर वाले झगड़े में जब कुंभा ने अपने जो पक्ष का था उसको शासक बनाया, तो गुजरात वाले उसके विपक्ष में आए, इनके बीच में युद्ध हुआ। गुजरात वालों को 1-2 बार हार का सामना करना पड़ा। तो आखिर में मालवा, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, मालवा और गुजरात वाले जो दोनों खार खाए बैठे थे, जो हार चुके थे, जो कुंभा को जीत नहीं पा रहे थे, उन दोनों ने निर्णय लिया ना कि क्यों नहीं अपन दोनों एक होकर के मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। दक्षिण की तरफ से गुजरात आक्रमण करेगा और पूर्व की तरफ से मालवा आक्रमण करेगा और इस प्रकार मेवाड़ की शक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी। और समझौता हुआ। इस समझौते को कहते हैं चंपानेर की संधि। जो ये चंपानेर की संधि होती है मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के बीच। और इस समझौते में होता है कि जो दक्षिणी भाग जो जीतेगा वह गुजरात में मिला लिया जाएगा और पूर्वी भाग मेवाड़ का जो जीता जाएगा वह मालवा में मिला जाएगा। लेकिन कुंभा को इस बात का पता चल गया और कुंभा ने क्या किया, गुपचुप रूप में इन दोनों में फूट डाल दी। एक जने से संधि कर ली कुतुबुद्दीन शाह बीच में भाग गया और महमूद खिलजी फिर लावना लेकर के हार के चला गया। अब ये इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कुंभा ने ये जो चंपानेर की संधि थी इसको भी असफल किया और ना गुजरात वाले कुछ कर पाए ना मालवा वाले कुछ कर पाए। लेकिन ध्यान रखना, चंपानेर की संधि गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में हुई थी। चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी और इस संधि को असफल किया कुंभा ने। ये रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जैसे ही साहब ये सारंगपुर युद्ध हुआ इसमें भी रणमल शामिल था। इस युद्ध के बाद रणमल राठौड़ का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगा और इसी युद्ध के बाद राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा कुंभा ने कौन सी विजय के बाद
विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। साहब विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने सारंगपुर युद्ध में विजय के बाद, यानी कि मालवा पर विजय के बाद निर्माण करवाया। और ये जो अपना विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ किले में है। विस्तार से भी जानकारी हासिल करेंगे। विजय स्तंभ कहाँ है साहब? चित्तौड़गढ़ किले में, जिसे राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में जीत के बाद या मालवा पर जीत के बाद बनाया। अब साहब जैसे ही रणमल राठौड़ का फिर से प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि कुंभा फिर भी छोटा ही था, बच्चा ही था, और कुंभा की देखरेख करने के लिए भी रणमल मेवाड़ में ही रुक गया, मारवाड़ नहीं रहा। और रणमल राठौड़ का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगा और मद में अंधे हुए रणमल ने एक दिन चूंडा का जो छोटा भाई था राघव देव, उसकी हत्या कर दी। और इसी के बाद रणमल राठौड़ का भी प्रभाव मेवाड़ से समाप्त हो जाता है। आइए उस अध्याय की तरफ अपन कदम बढ़ाते हैं। आइए तो मित्रों आगामी जानकारी अपन हासिल करते हैं। अपन चंपानेर के संधि तक जान चुके हैं। महाराणा कुंभा के पिता के मामा रणमल, जो पिता के भी संरक्षक रहे और अब कुंभा के संरक्षक हैं। अब साहब इसका इतना बोलबाला बढ़ गया, इतना बोलबाला पड़ गया, चाचा और मेरा की हत्या के बाद तो इसका मेवाड़ में और ही ज्यादा प्रभाव हो गया, और ही ज्यादा प्राबल्य हो गया। और इसने एक बार तो चूंडा के जो बड़े भाई थे राघव देव, उनकी भी हत्या कर दी। उनकी हत्या करने के बाद जो स्थानीय मेवाड़ के जो सामंत थे, उनमें भारी आक्रोश रणमल के प्रति पैदा हुआ और सब सोचने लगे कि किस प्रकार से इस रणमल राठौड़ को ठिकाने लगाया जाए। ये कुंभा की भी एक बड़ी समस्या थी कि जब तक ये इसको ठिकाने नहीं लगाया जा सकता रणमल राठौड़ को, तब तक अपन सुख चैन से राजपाट नहीं कर सकते, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना अधिकार अपने हाथों में नहीं ले सकते। ये भी इसको रास्ते से हटाना चाहता था और मौका मिल गया साहब चूंडा को। चूंडा ने क्या देखा कि रणमल राठौड़ की एक प्रेमिका है भारमली, जो एक दासी थी, और अपने कहते भी राणा माकर राज रुड़ता देखे राजिया। रणमल राठौड़ की एक प्रेमिका भारमली, और भारमली की सहायता लेता है चूंडा और कुंभा। चूंडा और कुंभा ने जब भारमली को कहा कि तू कैसे जैसे इस रणमल राठौड़ को मारने में हमारी सहायता कर, तो ये बड़ी प्यार करती थी इससे। तो बोले क्या मदद कर सकती हूँ कि देख ले कुछ भी हो, ये रणमल राठौड़ तो कल राजपाट इसका ये चला जाएगा, यहाँ से अधिकार चला जाएगा, फिर हमारा ही अधिकार रहेगा। मौज करना चाहती तो इसको ठिकाने लगाने में हमारे सहयोग कर। तो इसने कहा क्या सहयोग करूँ? चूंडा के कहने पर इसने कहा कि तू अधिक मात्रा में शराब पिला देना और पिलाने के बाद पलंग पर बांध देना, फिर तो हम जाने। क्योंकि रणमल बड़ा प्रबल वीर था, उनको पता था कि ये अकेला ऐसे भी काबू में नहीं आ सकता। तो साहब दासी भारमली ने अपने रूप लावण्य का प्रभाव दिखाया, अपनी आंखों के लटकेर मटकेर झटकेर दिखा करके कुछ अपने रूप का नशा करवाया, कुछ शराब का नशा करवाया। इस प्रकार जब नशे में धुत हो गए रणमल, तो उसको पलंग से बांध दिया और मौके का फायदा उठाया चूंडा ने। और कहते हैं कि पलंग से बंधा हुआ भी रणमल खड़ा हो गया था, पानी का जो पीने का लोटा था उसे भी प्रहार करके उसने 32 सैनिकों को तो मार डाला था, इतना प्रबल वीर था। लेकिन चूंडा ने इसकी हत्या कर दी। और चूंडा ने साहब रणमल की हत्या कब करी? 1438 में। 1438 में चूंडा ने जो रणमल की हत्या की, रणमल राठौड़ की हत्या करने में जिसने सहयोग किया वो थी दासी भारमली। चौवाना दिल्ली चली राठौड़ा कन्नौज है, उसी प्रकार ये साहब। अब साहब जैसे ही चूंडा ने रणमल की हत्या की, एक ढोली था जो मारवाड़ का था, और उसने कहा कि चूंडा अजमल आविया मांडू सू धक आग, चूंडा अजमल आविया मांडू हूं धक आग, जोधा रिडमल मारिया भाग सके तो भाग। उसी समय चित्तौड़ की तलहटी में जोधा का भी खेमा लगा हुआ था कि हे जोधा भाग, चूंडा और अजमल दोनों आ चुके हैं मांडू से और उन्होंने तेरे पिता रणमल की हत्या कर दी है। भागना चाहता तो भाग ले, मौका है बच, वरना तेरी भी हत्या होगी। कि चूंडा अजमल आविया मांडू सू धक आग, जोधा रिडमल मारिया भाग सके तो भाग। जोधा भागा और जैसी डोली की आवाज सुनकर भागा। भागते हुए का साहब इसका पीछा किया चूंडा ने, और बीकानेर में काहुनी गांव है वहां तक इसका पीछा किया और उसको पूरी तरह खदेड़ दिया। और खदेड़ने के साथ ही मंडोर पर भी मेवाड़ का अधिकार हो गया। और इन सारी घटनाओं का जो सूत्रधार रहा वो चूंडा, लेकिन नाम सारा ही इसमें कुंभा का ही आएगा, उसके अधिकार में रहा। तो इस प्रकार रणमल राठौड़ की हत्या करके कुंभा ने अपना जो रास्ते का दूसरा काटा था उसे भी हटा दिया। ये 1438 में हटाया। इसमें सहयोग किया दासी भारमली ने, अधिक मात्रा में शराब पिला के बांध दिया। अब जैसे डोली की आवाज सुनकर के वो चूंडा भागा, भागते हुए का पीछा किया, पीछा करके मंडोर पर भी अधिकार मेवाड़ का हो गया। चूंडा ने कर लिया, चूंडा ने मंडोर को अपने अधिकार में ले लिया। अब साहब जोधा हो गया बेघर बार, बार बार मारवाड़ को लेने का प्रयास करता है, मंडोर पर अधिकार करता है, लेकिन हर बार चूंडा उसको मात देकर भगा देता है। बार बार भाग जाता है। अब करे तो क्या करे? कहते हैं कि एक बार रात के समय कोई जाटों की ढाणी में रुका हुआ था, जाट ने खिचड़ा बनाया
और खिचड़ा आप में खाया हो तो थाली के अंदर खिचड़ा होता है और खिचड़ी के ऊपर घी होता है। खिचड़ा अमूमन सर्दियों में बनता है और सर्दियों में जब थाली में खिचड़ा हो और सर्दियों में घी जमा हुआ होता है, वो जमा हुआ घी अगर उसमें रखते हैं थाली में तो कैसा लगता है कि थाली पसरियो खिचड़ो ज्यों भारत मैदान, हिमालय ज्यों घी दरियो धारियां ज्यों नदियां। बीच में घी था चूंड, वो उस समय जोधा ने देखा यार घी खाया जाए, और जैसे बीच में हाथ दिया एकदम गर्मा गर्म बड़बड़ तो वो खिचड़ो, जैसे हाथ निकाल के हा 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 बोलो गरम है, ये तो गरम है। जाटनी निकाल लगता है तू भी जोधा वाली गलती कर रहा है। जाटनी को ये पता नहीं कि जो अपने घर पे खिचड़ा खा रहा है ये जोधा ही है। अरे तू भी मूर्ख, जोधा किसी हरकत कर रहा है, जोधा की तरह कर रहा है। जोधा सकते में आगे बोले आपको जोधा के बारे में क्या पता, जोधा क्या गलती कर रहा है? बोले जोधा यही गलती कर रहा है, बार बार बीच में मंडोर पर आक्रमण कर रहा है, बार बार मंडोर पर आक्रमण कर रहा है, ये गलत तरीका है। उसे आसपास के गांवों को पहले जीतना चाहिए और धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। ये बात जोधा के घर कर गई और जोधा अगले दिन पूछता है हड़बूजी सांकला के शरण में। हड़बूजी सांकला और रावत लूणा जो इनके दो ही थे, इन दोनों ने साहब इनका सहयोग किया और इनके सहयोग से धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र को जीतने लगे। मारवाड़ का काफी क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। लगभग 15 साल का संघर्ष चला। 15 साल तक के मंडोर के ऊपर, मारवाड़ के ऊपर मेवाड़ का शासन रहा। अब साहब हंसाबाई ने भी आग्रह किया, बोले बच्चे को माफ कर दिया, क्या जान ही लेगा का बच्चे का। हंसाबाई ने आग्रह किया और हंसाबाई के आग्रह के बीच कुंभा और राव जोधा के बीच 1453 में आवड़ बावड़ की संधि होती है। महत्वपूर्ण बात है, जोधा और कुंभा के बीच कौन सी संधि हुई? आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि कब हुई साहब? 1453 में। आवड़ बावड़ की संधि किन किन के बीच हुई? जोधा और कुंभा के बीच। आवड़ बावड़ की संधि किसके कहने पर की गई? हंसाबाई के कहने पर। यहां पर एक बात कर लेते हैं कि यह आवड़ और बावड़ क्या है। आवड़ बावड़ एक पेड़ है साहब। आवड़ एक पेड़ होता है जिसके पीले फूल देखे होंगे आपने, पीले रंग के फूल लगते हैं। बावल वो ही है जिसको अपन बबूल बोलते हैं, बवड़ियों, किक्कर। कि जहां तक आवड़ के पेड़ पाए जाते हैं वो इलाका रहेगा मेवाड़ का। आवड़ के पेड़ जहां तक मिल जाएं धरती पर वो इलाका किसका? मेवाड़ का। जहां से आवड़ के पेड़ खत्म होकर के बबूल के पेड़ चालू हो जाएं वो इलाका रहेगा मारवाड़ का। इसीलिए इसे आवड़ बावड़ की संधि कहते हैं। आवड़ के वृक्षों वाला इलाका मेवाड़ का और बावड़ के वृक्षों वाला इलाका मारवाड़ का, जो हंसाबाई के कहने पर 1453 में हुई। आइए आगे की जानकारी अपन और हासिल करते हैं। हाँ तो मित्रों, महाराणा कुंभा का इतिहास अगर अपन जाने तो केवल संघर्षों और युद्धों का इतिहास ही राणा कुंभा का नहीं है। राणा कुंभा का इतिहास हर दृष्टि से महत्वपूर्ण, चाहे वह कला है, साहित्य है, संगीत है, वास्तुशास्त्र है। जैसा कि उनके उपनामों से अपने को पता चल गया क्या क्या उनकी उपाधियां थी, महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, राणे राव, हिंदू सुरत्राण। आइएगा एक एक बिंदु को, एक एक एंगल को अपन सिद्ध करते हैं। वाकई राणा कुंभा ने सारे अपने उपनामों को सिद्ध भी किया है। देखिएगा, महाराणा कुंभा का युग मेवाड़ में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, क्लासिक पीरियड रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ के किस शासक का काल मेवाड़ में स्थापत्य कला का या वास्तुशास्त्र का स्वर्ण युग कहलाता है? महाराणा कुंभा का शासनकाल। यानी कि वीर विनोद के लेखक श्यामलदास जो भीलवाड़ा के निवासी थे, उन्होंने तो यहां तक लिखा है वीर विनोद में कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा ने किया है। आधा में देवी देवता और आधा में क्षेत्रपाल। एक तरफ सारे मेवाड़ के शासकों का निर्माण, एक तरफ अकेले महाराणा कुंभा का। तब भी वीर विनोद के इसने श्यामलदास ने साफ कहा भी है कि 84 में से कितने दुर्गों का निर्माण? 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। इसी कारण अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ का जो महाराणा कुंभा का शासन काल है वह स्थापत्य कला का या वास्तुशास्त्र का स्वर्णयुग है, क्लासिक पीरियड है। महाराणा कुंभा के दरबार में जो महत्वपूर्ण वास्तुकार थे उनमें है एक मंडन, जेता, पूंजा, नापा और देपाक। एक एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराणा कुंभा के प्रमुख वास्तुकार कौन कौन? मंडन, जेता, पूंजा, नापा और देपाक। आइए एक एक की अपन चर्चा करते हैं। जैसे अपन मंडन की चर्चा करें तो मंडन था साहब कुंभलगढ़ का वास्तुशास्त्री। जो राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किला बनाया उसका वास्तुशास्त्री कौन था? मंडन। कई बार आया हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंभलगढ़ किले का वास्तुशास्त्री कौन? मंडन। अब देखो ये कुंभलगढ़ इस प्रकार बना हुआ एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ये विशाल परकोटा और परकोटे के
अंदर एक किला और है। ये जो अंदर किले के अंदर किला बना हुआ वो बहुत ऊंचाई पर, इस किले को कहते हैं कटारगढ़, बहुत ऊंचाई पर है। जिस प्रकार कटार आगे से तिखी होती उसी प्रकार बिल्कुल है। इसको कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, कटारगढ़ किस किले में बना हुआ है? कुंभलगढ़ में। कटारगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ की आंख के नाम से भी। और यही जब मैं कुंभलगढ़ में निवास करता था महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा का निजी निवास स्थान, निजी आवास हुआ करता था ये कटारगढ़। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, जो राणा कुंभा का निवास स्थान था। अबुल फजल ने तो इसको देखा और बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से यूं देखना पड़ता तो सिर की पगड़ी गिर जाए, तो अबुल फजल ने कहा कि नीचे खड़ा होकर अगर कोई कटारगढ़ को देखे तो उसकी तो पगड़ी ही गिर जाए। कई बार आया हुआ प्रश्न है, ये कथन किसका है साहब? ये कथन है अबुल फजल का। बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके जो चारों तरफ इस कुंभलगढ़ किले का जो परकोटा है, इस परकोटे की या इस दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर। और ये कुंभलगढ़ के परकोटे की जो दीवार है विश्व में चीन की दीवार के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। कुंभा का युग स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। इसको सिद्ध किया है वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया। बसंती दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, अब इनके सभी के माचन दुर्ग है, इन सभी की अपन एक एक की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अपन जिस प्रकार चर्चा कर चुके हैं कि महाराणा कुंभा का जो समय है वो मेवाड़ में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग रहा, तो उनके अन्य निर्माणों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। जिस प्रकार अभी हमने कुंभलगढ़ के बारे में, कटारगढ़ के बारे में जानकारी हासिल की। देखिएगा, महाराणा कुंभा के जो प्रमुख निर्माण कार्य जो जिन्होंने करवाए, वैसे तो 32 तो किले ही हैं, हजारों की संख्या में मंदिर हैं, जलाशय हैं, बावड़ियां हैं, बापियां हैं, लेकिन जो प्रमुख जो हमारे जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राणा कुंभा के द्वारा निर्मित करवाया गया एक दुर्ग है बसंती दुर्ग, जो कहां पर है? सिरोही में। राणा कुंभा ने आबू सिरोही में किले का निर्माण करवाया, जिसे अचलगढ़ दुर्ग कहते हैं। महत्वपूर्ण, बसंती दुर्ग कहां है? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग कहां है? आबू सिरोही में। निर्माता कौन इसका? महाराणा कुंभा। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माता राणा कुंभा, जिस प्रकार नाम से स्पष्ट है, कुंभ श्याम, कुंभा के श्याम। कुंभा श्याम का विष्णु का भक्त था, और ये जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ किले में है। और इसी कुंभ श्याम मंदिर में मीरा मंदिर भी है। चित्तौड़गढ़ किले में इसी आधार पर भाई कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया, उसी में मीरा मंदिर है। इसी आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने बता दिया कि महाराणा कुंभा मीरा के पति हैं, जबकि मीरा के पति नहीं थे। अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इसी कुंभ श्याम मंदिर के अंदर मीरा मंदिर है। इसी कुंभ श्याम मंदिर के कोने में जो मीरा मंदिर बना, उसके एक कोने में रैदास जी की छतरी भी है। अच्छा, मजे की बात, इनका निर्माण कुंभा के द्वारा नहीं करवाया गया। कुंभा के द्वारा कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी कुंभ श्याम मंदिर के कोने में जो मीरा मंदिर है, इसका निर्माण भोजराज के द्वारा करवाया गया था। और रैदास जी की छतरी है, रैदास जी की छतरी का निर्माण सांगा की पत्नी हाड़ी रानी के द्वारा करवाया गया था। इसी सूची में अगला जो दुर्ग है जिसका राणा कुंभा ने निर्माण करवाया, वो है बैराट दुर्ग, जो बदनौर भीलवाड़ा में है। बदनौर भीलवाड़ा के बैराट दुर्ग का निर्माता भी महाराणा कुंभा है। बैराट दुर्ग कहाँ है साहब? बैराट दुर्ग बदनौर में है। बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। इसका निर्माता कौन? महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ किले में एक मामादेव मंदिर है, और इसी मामादेव मंदिर के किनारे जो तालाब बना हुआ, वहीं पर इसके पुत्र उदा ने इनकी हत्या भी कर दी थी महाराणा कुंभा ने। इसी मामादेव मंदिर की घटना है वो। मामादेव मंदिर जो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, ये कुंभलगढ़ किले में ही है, जो राजसमंद में है। राणा कुंभा द्वारा बनाया गया एक मंदिर है श्रृंगार चौरी का मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ किले में है। और इसी कुंभा के द्वारा बनाया गया एक मचान का दुर्ग है, जो अजमेर में है, जो मेरों को विजिट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर निर्माण इसका करवाया था। हाँ, तो मित्रों, मेवाड़ के इस क्लासिक पीरियड के बारे में और अन्य जो निर्माण कार्य हुए उनके बारे में जानते हैं, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे विजय स्तंभ का निर्माण। बहुत महत्वपूर्ण है। इस विजय स्तंभ का निर्माण 1437 में जो सारंगपुर युद्ध हुआ उसमें जीते, मालवा विजय के उपरांत उपलक्ष्य में करवाया। तो याद रखिएगा, विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया। कब करवाया साहब? 1437 में करवाया। ध्यान देना, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द पर अपने को गौर करना है, एक एक शब्द हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
जो महाराणा कुंभा ने जो महत्वपूर्ण निर्माण करवाया विजय स्तंभ, इस विजय स्तंभ का एक नाम है जय स्तंभ भी आता है। तो ये तमाम जो जानकारी है ना केवल विजय स्तंभ की बल्कि ये जय स्तंभ के बारे में भी जानकारियां हैं। इसी को विक्ट्री टावर भी कहते हैं और इसी को विष्णु ध्वज दंड भी कहते हैं। 4 नाम है इसके, विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विक्ट्री टावर और विष्णु ध्वज दंड। ये चारों एक ही बात है और इनके बारे में चारों में से कोई सा भी नाम देके पूछे तो ध्यान देना, इसको एक जिस नाम से जाना जाता है वह भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। इसमें असंख्य, कई जगह तो यहां तक लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें हैं। इसलिए भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। इन चारों में से कोई सा विकल्प है, विष्णु ध्वज दंड को कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो क्या है साहब? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भी उत्तर होगा विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ किन किन विभागों का लोगो है? एक राजस्थान पुलिस का और दूसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इन दोनों का प्रतीक चिन्ह या लोगो है वो विजय स्तंभ है। साथ ही इस विजय स्तंभ पर 1949 में डाक टिकट भी जारी हो चुका है, जो भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है। तो ये ना केवल राजस्थान की दृष्टि से बल्कि पूरे भारत की दृष्टि से गौरव का विषय है कि केंद्र सरकार ने भी इस पर 1949 में डाक टिकट जारी किया। अगर पूछा जाए कि विजय स्तंभ कितनी मंजिल का है तो इसे बताना साहब ये 9 मंजिल का है। विजय स्तंभ कितनी मंजिल का है? 9 मंजिल का है। अब महत्वपूर्ण बात एक और साहब, इस विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विक्ट्री टावर या विष्णु ध्वज दंड का जो शिल्पी थे वो शिल्पी कौन कौन थे? 3 हैं साहब इसके वास्तुशास्त्री, जेता, नापा और पूंजा। तो मित्रों ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस विजय स्तंभ के शिल्पी कौन कौन थे, वास्तुशास्त्री कौन कौन थे? जेता, नापा और पूंजा। ये विजय स्तंभ, विष्णु ध्वज दंड, विक्ट्री टावर ये किसे समर्पित है साहब? किस धर्म को समर्पित है? हिंदू धर्म को समर्पित है। हिंदू धर्म में भी विशेष रूप से किस देवता को समर्पित है? वैसे सभी देवताओं की मूर्ति है लेकिन ये विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम है विष्णु ध्वज दंड, यानी कि विष्णु के झंडे का डंडा। विष्णु भगवान का झंडा जिस दंड में लहराया जाता है वो किसे कहा गया है? विजय स्तंभ को। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। राणा कुंभा खुद स्वयं विष्णु का भक्त था। ये हिंदू धर्म को समर्पित है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां कई बार भ्रम हो जाता है, दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। इसी विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक चीज और स्थित है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को जैन प्रशस्ति भी कहते हैं और जिस प्रकार नाम से स्पष्ट है ये जैन धर्म को, कीर्ति स्तंभ है जैन धर्म को समर्पित है, तो विजय स्तंभ है वो हिंदू धर्म को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का दूसरा नाम है जैन प्रशस्ति, एक इस पर रचना है। इसका निर्माता था जैन व्यापारी जीजा। बेटो नाम भी क्षो कर दो जीजो, सही साड़ा बन जाता है तो पुकारता से कोई जीजो। तो बताइए विजय कीर्ति स्तंभ या जैन प्रशस्ति का निर्माता जो था वो कौन था? जैन व्यापारी जीजा। ये कितने मंजिल का है? 7 मंजिला। डापा चूक नहीं होने का। विजय स्तंभ है 9 मंजिला और कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला। जो जैन धर्म को समर्पित वो 7 मंजिला, हिंदू धर्म को समर्पित वो 9 मंजिला। साहब इस जैन प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? अत्रि भट्ट ने। शुद्ध यही होगा, लेकिन अत्रि भट्ट की मृत्यु हो जाने के बाद शेष बची हुई रचना जो पूरी करता है वो करता है अत्रि का बेटा महेश भट्ट। महेश भट्ट वो नहीं जो आलिया भट्ट का पापा है, ये अलग महेश भट्ट एक प्रसिद्ध संस्कृत का कवि है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या जैन प्रशस्ति की रचना आरंभ की थी अत्रि भट्ट ने और अत्रि भट्ट की मृत्यु हो जाने के बाद इसके पुत्र महेश भट्ट ने इस रचना को पूरा किया। आइए कुंभा के बारे में अन्य जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। तो आइए मित्रों, कुंभा के एक योद्धा रूप और स्थापत्य कला के प्रति लगाव वाले रूप को हमने देखा और ये तो महाराणा कुंभा तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आइए उनके अन्य मुखी प्रतिभाएं हैं उनकी तरफ अपन दृष्टिपात करते हैं, उनका जानकारियां लेते हैं। राणा कुंभा एक प्रसिद्ध संगीतकार था और ये वीणा बजाया करता था। कई बार आया हुआ प्रश्न है, मेवाड़ का कौन सा शासक वीणा वादन में प्रवीण था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा क्या बजाया करता था साहब? वीणा बजाया करता था। इसका मतलब तय है कि महाराणा कुंभा संगीत का गहरा जानकार था और यह सिद्ध होता है इनकी रचनाओं से कवि भी था। कवि के रूप में इनका परिचय देखिए, इन्होंने जो रचनाएं लिखी, कामराज रतिसार,
संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, जिसे सुर प्रबंध को शूड प्रबंध भी कहते हैं। सही नाम सुर प्रबंध ये, लेकिन वो प्रिंटिंग में गलत हो जाने की वजह से शूड प्रबंध हो जाता है। सुर प्रबंध, रसिक प्रिया और एकलिंग महात्म्य, ये सब रचनाएं महाराणा कुंभा की है। और मजे की बात, सारी की सारी रचनाएं संस्कृत में है। महाराणा कुंभा संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि था, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामराज रतिसार, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध अथवा शूड प्रबंध, रसिक प्रिया और एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य राणा कुंभा पूरा करता है। इससे पहले इनके पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी, जिसे मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। अगर एकलिंग महात्म्य अधूरा रह गया तो इनका एक वेतनिक कवि था। वेतनिक कवि का मतलब वह कवि जिसको वेतन देकर कविता लिखाई जाती है, तनख्वाह पर कविता लिखने वाला कवि, वेतनिक कवि, उसका नाम था कानव्यास। और इसी कानव्यास ने राणा कुंभा की अधूरी रही रचना एकलिंग महात्म्य को पूरा किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराणा कुंभा की रचना एकलिंग महात्म्य को पूरा किसने किया? कानव्यास ने किया। कानव्यास ने महाराणा कुंभा की किस रचना को पूरा किया? साहब, एकलिंग महात्म्य को पूरा किया। और इस एकलिंग महात्म्य की तुलना पुराणों से होती है और विशेष रूप से शिव पुराण से इसकी तुलना की जाती है। राणा कुंभा एक भाषाविद भी था, कई भाषाओं का जानकार था। राणा कुंभा को जिन जिन भाषाओं का जानकार था वो भाषाएं हैं संस्कृत, मेवाड़ी यानी कि राजस्थानी भाषा की एक बोली है मेवाड़ी, संस्कृत, राजस्थानी, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का गहरा ज्ञान था राणा कुंभा को। राणा कुंभा जो संगीतकार था, इसके खुद के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। ध्यान दीजिएगा, राणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास। सारंग व्यास का संबंध किस शासक के से है? तो महाराणा कुंभा से। सारंग व्यास किसके दरबार में संगीतकार थे? सारंग व्यास महाराणा कुंभा के दरबार में थे। न केवल संगीतकार थे बल्कि गुरु थे, बड़े सम्मानित पद पर थे। और महाराणा कुंभा की विरासत जो संगीत की इनकी पुत्री में भी पाई गई। इनकी पुत्री का नाम था रमाबाई, जिससे इनके संगीत के प्रति गहरे लगाव से, विद्या के प्रति गहरे अनुराग की वजह से इन्हें वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता था। महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई या वागीश्वरी है। ये भी गहरे संगीत की थी और ये भी वीणा वादन में प्रवीण थी। वीणा वादन में प्रवीण राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई अथवा वागीश्वरी। बाकी जानकारियां और प्राप्त करते हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं अपन मेवाड़ के सबसे प्रतिभाशाली, सबसे उद्भट वीर महाराणा कुंभा के इतिहास की शेष बातें, उनके अंतिम दिन। और महाराणा कुंभा अंतिम दिन में उन्माद रोग से ग्रस्त हो गए थे। उन्माद रोग से ग्रस्त होने की वजह से राजपाट में कम अरुचि रखते थे। मामादेव के मंदिर पर जो कुंभलगढ़ में है वहां जाकर के चुपचाप सुनसान बैठ जाया करते थे। और वही मौका देख करके उनके पुत्र उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी। कितना घिनौना कार्य है, कितने महान शासक की हत्या करना, यह तो अपने आप में बहुत ही कलंकित कार्य है। इतना कलंकित कार्य करने की वजह से ही इस उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता या पितृघाती। पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला, पिता के ऊपर घात करने वाला। मेवाड़ में किसे कहा गया साहब? उदा को कहा गया। इसने 1468 में धोखे से अपने ही पिता की हत्या कर दी और 1468 से लेकर 1473 तक ये 5 साल तक गुपचुप राज करता रहा। इसी बात का जब पता चला कि साहब महाराणा कुंभा की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई बल्कि उसके पुत्र उदा ने हत्या की, इस बात का पता चला तो इसका जो दूसरा बेटा राइमल था, ये अपने ससुराल ईडर बैठा हुआ था। इसको पता चला तो ये ईडर की सेना लेकर के उदा पर आक्रमण करता है और ये इन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती है 1473 में, जिसे दाड़िमपुर का युद्ध कहते हैं। दाड़िमपुर का युद्ध उदा और राइमल के बीच में हुआ, जो 1473 में हुआ। इस युद्ध में उदा पराजित हुआ और राइमल की जीत हुई। राइमल की जीत होने के साथ ही राइमल मेवाड़ का शासक बना 1473 में। और ये जो उदा, जो मेवाड़ का पितृहंता या पितृघाती है, ये 1473 में भाग गया मांडू मध्य प्रदेश में। और वहीं पर इस दुष्ट की नालायकी जैसी करनी वैसी भरनी, बिजली गिरने से इसकी यहीं पर मृत्यु हो गई। इस प्रकार हमने कुंभा के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। और मित्रों, जैसे आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। इस वीडियो को इन अन्य जो रघुवीर सर के हैं, हमारे खिचड़ सर के हैं, कुलदीप सर के, सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि दूर दराज की ढाणियों में बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं उन्हें निःशुल्क इस प्रकार की शिक्षा मिल सके। पहले एक एक वीडियो में लंबा टाइम लगा करता था, इसलिए आपको कम समय में ज़्यादा जानकारियाँ देने के लिए एक नया तरीका रघुवीर सर ने सुझाया है कि पहले लिखो और फिर उनकी व्याख्या करो, ताकि
कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लें। और ये नया तरीका आपको किस प्रकार का लगा ज़रूर जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दें, और इस आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल DR ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार हो सके, भला हो सके। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को भी आप ये जानकारियाँ पहुँचाएँ। आशा करता हूँ आज का प्रयास आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए प्रयास के साथ, जब तक चाहते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।